हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से मोहन को त्रिलोक सिंह मास्टर बहुत प्यार करते थे, बहुत आदर सम्मान देते थे और कक्षा में जो बच्चे ठीक से नहीं बता पाते थे तो मास्टर साहब ने मोहन को ये अधिकार दे रखा था कि उन बच्चों को कान खींचे, उन्हें उठा बैठी कराए, दंड बैठक भी करवाए, जिसमें कि धनराम ने भी कई बार किया था। धनराम कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि मोहन तो उच्च जाति का है और वो निम्न जाति का है। मोहन अगर ऐसा करता है तो इसमें उसका अधिकार है, वो उसे बुरा नहीं मानता था। एक बार की बात है कि मास्टर साहब ने धनराम से कहा कि वो 13 का पहाड़ा सुनाए। तो अब धनराम ने किसी तरह 12 तक का पहाड़ा याद कर लिया था, 13 का पहाड़ा उसे याद नहीं हो रहा था। धनराम भी गांव के अन्य बच्चों की तरह ही कक्षा 3 तक ही स्कूल जा पाया था। उसके बाद वो आगे स्कूल में पढ़ाई वो नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और घर का काम भी उसे करना पड़ता था। तो मास्टर साहब ने उसे कहा, धनवा 13 का पहाड़ा सुना। तो धनराम को धनवा कहते थे। 12 तक का तो पहाड़ा उसने किसी तरह के सुना दिया, परंतु वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। उसने कहा, तेरे एक कम तेरे, तेरे दूनी 24। सटाक की आवाज़ के साथ एक संटी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगा दी। पिंडलियों ने पैर का जो बीच का पोर्शन है नीचे का, उसे पिंडली कहते हैं। उस पर एक लंबी सी छड़ी लेकर उसके पैरों पे मास्टर साहब ने लगा दी। तब गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ ला। नाला बने खेत के पास एक पगडंडी है, वहाँ पे नाला बना हुआ है, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ से एक पतली सी छड़ी तोड़ के लाओ। पतली छड़ी को संटी कहा जाता है, तोड़ ला। मैं फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। मास्टर साहब की एक खासियत थी कि जिस बच्चे को सज़ा देते थे उसी बच्चे से कहते थे, तुम अपने लिए जाके एक छड़ी तोड़ के लाओ। और उन्होंने कहा, जा तोड़ के लाओ, फिर हम लोग उनसे 13 का पहाड़ तुमको याद करवाते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य सा नियम था। सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार जुटाना होता था और ये जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखते हुए टहनी का चुनाव करता था। बलि का बकरा उस बच्चे के लिए कहा गया है जिसको मार पड़ने वाली होती थी, परंतु वो बच्चा मास्टर त्रिलोक सिंह से बहुत डरता था। उसे लगता था नहीं, वो अच्छी सी संटी लेकर जाए, अच्छी सी छड़ी लेकर जाए, नहीं मास्टर साहब कहीं नाराज़ ना हो जाए। इसलिए उनकी खुशी के लिए वो अच्छा सा हथियार का चुनाव करता था जिससे उसे दंड मिलने वाला है। धनराम की मंद बुद्धि थी या मन में बैठा हुआ डर था कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी किसी तरह से उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो सका। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा था तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचने पर फिर लड़खड़ा गया। 13 तिया ही सुना पाया, उसके बाद वो नहीं सुना पाया। लेकिन इस बार तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए बेत का उपयोग ना करके थैली में से 5-6 दरतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी। दरतिया माने घास काटने वाली वो हंसिया होती है, उसे दरतिया कहते हैं। उन्होंने 5-6 अपनी थैली से निकाली और धनराम को दे दी और उन्होंने उसका हथियार जो चाबुक मंगाया था उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उससे कहा, उन्होंने क्या कहा की अपेक्षा उन्होंने जवान की चाबुक चला दी। उन्होंने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तुझे विद्या का ताप कहाँ से आएगा? तू लोहे का काम करता, तेरा दिमाग भी लोहे की तरह ही हो गया है, तेरे अंदर विद्या नहीं आ सकती। उन्होंने ये ऐसी बात कह दी जो उसके दिल को ठेस पहुंचाए, जो उसके दिल में चुभ गई। और उन्होंने ऐसा कहा और अपने थैले से निकाल कर उसको 5-6 दरतियाँ दे दिया, हंसिया दे दिए कि जाओ इस पर धार लगा के ले आना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी। धनराम जब हाथ पैर चलाने लायक हो गया था तो उसके बाप उसने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में ही उलझा दिया था। जब वो थोड़ा समझदार हुआ था तो धनराम के पिता ने उसको स्कूल तो भेजा,
परंतु उसको लगातार नियमित रूप से स्कूल भी नहीं भेजते थे और ना ही उसके लिए पुस्तकें वो उपलब्ध करा पाते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और धनराम थोड़ा सा समझदार हुआ, उन्होंने अपने जहाँ वो बैठते थे अपनी दुकान में उसको बैठा लिया, धौकनी लगाना सिखाने लगे तथा किस प्रकार से धार दी जाती है वो भी उसको सिखा दिया। ये धनराम ने ये सब काम सीख लिया और फिर उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी सिखाने लगा। घन माने बड़ा मोटा वाला हथौड़ा, जो बड़ा सा हथौड़ा चलाते हैं और लोहे को पीटते हैं, उसको घन चलाना भी उसके पिता ने वो विद्या उसको सिखा दी जब वो थोड़ा सा समझदार हुआ। फ़र्क इतना ही था कि मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे, पर गंगाराम इसका चुनाव स्वयं ही करते थे। दोनों ही मार मार के ज्ञान सिखाते थे। जो शिक्षक थे वो कहते थे तुम जाओ अपनी पसंद का बेट ले आओ, और बेट से उसकी पिटाई करते थे। और जबकि उसके जो पिता जो शिक्षक के रूप में था, जो उसे कारीगरी की कला सिखा रहा था, वो क्या करता था, वो अपने ही मर्जी के औजारों से उसकी पिटाई करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत या हत्ता जो भी उनके हाथ लग जाता था उसी से प्रसाद दे देते थे, मतलब उसकी पिटाई कर देते थे धनराम की। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसा। धनराम के पिता की दिन मृत्यु हो गई। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत को संभाल लिया। जो उसके पिता लोहार का काम करते थे, उसने उस काम को संभाल लिया। और पास पड़ोस के गांव वालों को ये याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। पहले धनराम के पिता की दुकान के नाम से उसके दुकान को पुकारा जाता था, लेकिन अब धनराम की दुकान के नाम से पुकारने लगे। उनको ये भी नहीं पता कि गंगाराम का ऑफर कब धनराम के ऑफर में बदल गया, क्योंकि उसने बहुत ही सहजता से अपने पिता की दुकान को संभाल लिया था। उसके पिता ने उसको बचपन से ही उस कला में, लोहार की कला में दक्ष बना दिया था। प्राइमरी स्कूल तक की सीमा को लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सत्य सिद्ध कर दिया। इससे साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले उसके पिता वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। उनको लगा उनका जो बेटा है मेधावी है, उसको स्कॉलरशिप मिल गई है और वो अपने बच्चे को आगे और ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे थे। पीढ़ियों से चलते आ रहे पैतृक धंधे से उन्हें निराशा मिल रही थी, क्योंकि उनको ज़्यादा उससे दान दक्षिणा नहीं मिल पा रही थी। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट ही भर पा रहे थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। मोहन के पिता की हार्दिक इच्छा थी कि वो तो जो पुरताई का काम कर रहे हैं उसे किसी तरीके से परिवार को आधा पेट ही खाना खिला पा रहे हैं। अगर मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो उनकी परिवार की गरीबी मिट जाएगी, ऐसे उनके पिता ने सोचा था। लेकिन इच्छा होने से सब कुछ नहीं हो सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई थी और इसके अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या भी अलग थी। गांव में स्कूल नहीं था, गांव से दूर 4 मील दूर स्कूल था और वो स्कूल की जाने के लिए इतनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। तो बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। मोहन के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम उस स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबे रास्ते को तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा जब घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देते कि किस प्रकार से बच्चे पढ़ पढ़ के जीवन में उन्होंने मुकाम को हासिल किया है। ये उदाहरणों की वो कहानियाँ अपने बच्चे को सुनाते, उसे उत्साहित करने की कोशिश भी करते। इस प्रकार से मोहन वहाँ स्कूल जाने लगा। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर में मोहन का डेरा
तय कर दिया कि बरसात में तुम आना जाना मत करना। उसके एक यजमान थे जिनके यहाँ वो पूजा पाठ करता था, उनके यहाँ उसने रहने की व्यवस्था उसके पिता ने कर दी। घर के अन्य बच्चों की तरह ही मोहन खा पी कर स्कूल जाता था और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव में लौट आता था। ये संयोग ही की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घास काटने वालों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंगाड़ और पत्तल आदि आने शुरू हो गए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे तक पहुंचने से पहले ही मटमैले रंग का पानी का रेला आने लगा, पानी का झोंका आने लगा, पानी का झोंका उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार से सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए और वो वापस अपने घर तक आगे सफल हो गया। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो, अभी तो मेरा बेटा घर आ गया, अगली बार ऐसा ना हो कि पानी में फंस जाए, बाढ़ में बह जाए। वो घबरा गए और अपने बच्चे मोहन के भविष्य को लेकर चिंतित भी रहने लगे। उन्हें चिंता होने लगी कि अपने बच्चे को, मोहन को, किस प्रकार से वो पढ़ाएं, आगे की पढ़ाई वो जारी रखें, जिससे उनके घर और उनके परिवार का दुख दारिद्र दूर हो जाए।